स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग जो मध्यकालीन इतिहास है उसका पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग करेंगे कि पहले तो एक खाका बनाएंगे माइंड में कि कैसे स्टार्ट हुआ मध्यकालीन और एंड कैसे हुआ। तो एंड का जो मुगल बताए थे मॉडर्न, इससे पहले लेक्चर ले चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन जब हुआ, पतन के बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि स्टोन एज से लेके गुप्त काल तक, गुप्ता पीरियड तक हमारा एंशियंट माना जाता है। ठीक है, और एंशियंट के बाद हमारा आ जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास कहाँ से आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास का। देखो गुप्त साम्राज्य का पतन क्या कारण था या क्यों हुआ। तो गुप्त साम्राज्य के पतन में देखें तो अनेक स्वतंत्र केंद्र बन गया। जो राज्य था बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र हो गए। अब ये इसमें एकता नहीं रहा और बहुराज्यवादी व्यवस्था हो गया। जाति व्यवस्था क्या हो गया, बहुत जटिल हो गया, रूढ़वादी हो गया। सामंतवाद का बोल बच्चन बढ़ने लगा। जो सामंतवादी थे उनका अधिकार ज्यादा होने लगा। और सामंतवादी हमेशा, मालूम है कि सामंतवादी जो है वो बेनिफिट के या लाभ के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और शोषण भी करते हैं। तो ये सामंतवादी का बोल बच्चन बढ़ गया या प्रभाव बढ़ गया। राजनीतिक अराजकता हो गया। छोटे छोटे राज्य में डिवीजन हो गया। गुप्त साम्राज्य का जो गुप्ता साम्राज्य था उसका क्या हो गया, छोटे छोटे राज्य में डिवीजन हो गया। और ये सब उपयुक्त जितने ऊपर कारण बताए हैं उसके कारण जितने विदेशी हैं और या विदेशी आक्रमण हुआ उनको ये जीतना आसान लगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक केंद्रीय या कहें कि कोई एकता नहीं था, कोई एकता नहीं था इनमें, जिसके कारण ये गुप्ता साम्राज्य का पतन हो जाता है और उसके बाद बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। अब राज्यों के बारे में देखते हैं कि जब गुप्ता सम्राट या गुप्त काल का एंड होता है तो मध्यकाल से पहले कौन कौन से राजवंश आते हैं, एक लिंक बनाते हैं। चलिए, तो मध्यकाल आने से पहले क्या क्या था। एक तो दो, भारत को दो पार्ट में बांटते हैं। उत्तरी भारत में कुछ हुआ और दक्षिणी भारत में। तो उत्तरी भारत में पहला आया पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश इन जिसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी और हरियाणा में। वैसे ही दूसरा आया मौखरी वंश। इसकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में। तो ये हरियाणा हो गया, कन्नौज यूपी। ठीक है। पाल वंश कहा था, जिनकी राजधानी थी कहाँ, मुंगेर में। सेन वंश था, ये बंगाल में। इन दोनों का बंगाल में था शासन। तो पाल और सेन कहाँ आ गए, बंगाल में। मौखरी वंश आ गया कन्नौज में। और पुष्यभूति वंश कहाँ आ गया, हरियाणा, थानेश्वर में। वैसे ही देखा जाए तो नॉर्थ में राजपूत वंश था। तो राजपूत वंश में कौन कौन आए, तो गुर्जर प्रतिहार वंश आया कहाँ, गुजरात में। चौहान वंश कहाँ आया, दिल्ली में। ठीक है। चंदेल वंश कहाँ था, बुंदेलखंड, या इसी बुंदेलखंड को जेजाभुक्ति भी बोलते हैं। बुंदेलखंड को जेजाभुक्ति भी बोलते हैं। परमार वंश कहाँ आया, मालवा में आया। चालुक्य वंश कहाँ आया, सोलंकी में। ठीक है। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश बोला जाता है, ये अहिलवाड़ गुजरात में आया। और एक हिंदू शाही वंश आया गंधार में। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ में था। अब साउथ में देख लेते हैं कौन कौन आया। तो साउथ में है हमारा चालुक्य वंश, बतापी वाला आया था। ठीक है। पल्लव वंश आया था जिसकी राजधानी कांची थी। पांडे वंश आया था जिसकी राजधानी मदुरा था। और चोल वंश आया जिसका चोल मंडलम राजधानी था। राष्ट्रकूट आया जिसकी राजधानी कहाँ थी, मान्यखेत थी। तो ये दक्षिण में रहा। और ये उत्तर भारत का और राजपूत वंश बताया। ये सब पूर्व मध्यकाल के थे। जो मध्यकाल इतिहास हो रहा स्टार्ट हो करने जा रहे हैं उससे पहले इन लोगों का शासन था। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा अरबों का जो अरब हैं सबसे पहले आक्रमण करते हैं और फिर यहां से मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास का स्टार्ट माना जाता है। ठीक है। तो एक कंसेप्ट, ये लिंक बताया कि गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद ये पूर्व मध्यकालीन कुछ प्रमुख राजवंश आए तो उनका नाम बताया, नॉर्थ में आए कौन और साउथ में आए कौन। ठीक है। तो अब इन राजवंश में कुछ देखते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दक्षिण वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक अलग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देखने जा रहे हैं। ठीक। तो बंगाल में क्या था, पाल वंश थे। इसके संस्थापक कौन था, गोपाल थे। और ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। तो गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किया था। गोपाल के बाद कौन बना था, धर्मपाल बना था। इसने क्या क्या उपाधियां लिया था, परमेश्वर का लिया था, परम भट्टारक का लिया था, महाधिराज का लिया था। और कन्नौज में त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। त्रिदलीय संघर्ष में कौन कौन था, तो एक था पाल, एक थे राष्ट्रकूट और तीसरा कौन था, कन्नौज। तो ये तीन थे। ठीक है। इन तीनों में कन्नौज को लेकर त्रिदलीय संघर्ष हुआ था। तो इसमें अगर कहें कि ये कौन था, एक पाल था, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा प्रतिहार था। ठीक है। तो ये तीनों को
बीच में संघर्ष हुआ कन्नौज को लेके, तो धर्मपाल ने इसकी शुरुआत की थी। उत्तरापथ स्वामी किसको बोला जाता है? ये धर्मपाल को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडल ने, जो सोडल है गुजराती कवि, इन्होंने बोला था धर्मपाल को क्या? उत्तरापथ स्वामी। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। जो सुलेमान था, सुलेमान यात्री, धर्मपाल को किस नाम से बोला था? रोहमा का नाम से बोला था। रोहमा के नाम से धर्मपाल को इंगित किया था, तो सुलेमान ने धर्मपाल को रोहमा बोला था। ठीक है, तो पहले आया गोपाल, गोपाल के बाद आए, गोपाल के बाद आया धर्मपाल, अब धर्मपाल के बाद देवपाल आ रहे हैं। तो देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था, देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। प्रतिहार शासक जो था नागभट्ट दो को पराजित किया था, तो देवपाल ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, और परम सौगात की उपाधि कौन लिया था? देवपाल ने। तो हम अभी पाल वंश को पढ़ रहे हैं, पाल वंश के सीक्वेंस में देख रहे हैं, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल को देख रहे हैं। तो देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया था पाल वंश का। प्रतिहार शासक पूछा जाता है नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया? तो ये हराया था कौन? देवपाल ने। और परम सौगात की उपाधि कौन लिया था? देवपाल। उसके बाद महिपाल वन आता है, ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पाल वंश का अगर पूछे कि दूसरा संस्थापक कौन था, तो ये महिपाल प्रथम था, लेकिन पहला संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है पाल वंश से। अब नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात का चालुक्य वंश देखते हैं। तो इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी कहाँ थी? अहनलवाड़ थी, अहनलवाड़ ये इसकी राजधानी थी, गुजरात के चालुक्य वंश की। भीम प्रथम, इसके एक मंत्री कौन थे? बिमल शाह, इन्होंने ही माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर बनाया था। तो भीम प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह, उन्होंने माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर बनाया था। और मोहम्मद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ पे जब आक्रमण हुआ था, तो भीम प्रथम के समय काल में हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि मोहम्मद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था सोमनाथ पे, तो उस समय शासक कौन था गुजरात का? तो भीम प्रथम था। अब मूलराज द्वितीय की बात करते हैं। ये 1178 ईस्वी में गौरी को पराजित किया था। तो गौरी को पराजित करने वाला ये प्रथम शासक था गुजरात का, कौन था? मूलराज द्वितीय नाम से, जो गौरी को पराजित किया। कहाँ किया था? अब जो आबू पर्वत है उसके समीप। भीम द्वितीय, ये 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को पराजित किया था। तो एक बार जरा सा गुजरात चालुक्य वंश का इंपॉर्टेंट देख लें फिर से। इसके संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम के जो सेनापति थे या मंत्री था, उसने माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनाया था। और जो गजनवी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया था, वो भीम प्रथम के समय में किया था। मूलराज द्वितीय 1178 में गौरी को पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और भीम द्वितीय को किसने हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। कब? 1187 में। ठीक है, अब देखो चंदेल वंश। चंदेल वंश कहाँ? जेजा भुक्ति बोलते हैं, या बुंदेलखंड में था। ठीक, तो बुंदेलखंड में हमारा क्या था? चंदेल वंश था। इसके प्रथम शासक कौन था? तो ननुक था। और ये प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। जो चंदेल वंश है वो प्रतिहारों के क्या सामंत माने जाते हैं। यशो बर्मन का इसमें चंदेल वंश में ही नाम आता है। इन्होंने चतुर्भुज मंदिर और या विष्णु मंदिर जो खुजराहो में है उसका निर्माण कराया था। तो पूछा जाता है कि खुजराहो के विष्णु मंदिर किसने निर्माण किया कराया था? तो यशो बर्मन ने। धंगदेव जो थे वो अनेक मंदिर जो खुजराहो पे हैं, बहुत सारे मंदिरों का अगर पूछ लिया जाए खुजराहो में, तो धंगदेव ने बनाया था। और कीर्ति बर्मन कीरत सागर का निर्माण कराया था जो महोबा में है। तो ये ध्यान रखना कि खुजराहो का अधिकांश मंदिर किसने बनाया था? धंगदेव बनाया था। यशो बर्मन का चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर जो खुजराहो का है उसने बनाया था यशो बर्मन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चंदेल वंश के थे। अब चौहान वंश के बारे में देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या था? तो ये सकंबरी के थे, अजमेर के निकट सकंबरी है, वो चौहान वंश माने जाते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक चौहान वंश के कौन थे? वासुदेव थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी चौहान की प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ये वाक्तिपत राज प्रथम स्वतंत्र हुआ था प्रतिहारों से। वाक्तिपत राज प्रथम जो थे वो स्वतंत्र हुए थे प्रतिहारों से। अगर देखें चौहान में, तो अजय राज जो अजमेर या अजमेरू नगर की स्थापना किया था। तो पूछा जाता है कि अजमेर नगर की स्थापना कौन किया था? तो अजय राज। अब अर्णो राज के बारे में देखें, तो ये सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। तो ये महमूद सेना की सेना सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। और आडो राज है वो दिल्ली, बुंदेलखंड, पंजाब के कुछ हिस्से को जीता था। कौन? अडोराज दिल्ली, बुंदेलखंड और पंजाब के कुछ हिस्से को क्या किया था? जीता था। और गुजरात के चालुक्य कुमारपाल से ये क्या हुआ था? हार गया था। तो गुजरात के जो चालुक्य थे और उस समय कौन था? कुमारपाल थे, उनसे अडोराज क्या हुआ था? हार गया था। उसके बाद हमारे चौहान में आते हैं विग्रह राज चतुर्थ। ये कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रह चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज तृतीय आते हैं। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है और ये सोमेश्वर के पुत्र माने जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान या कहें पृथ्वीराज तृतीय एक ही चीज है। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौड़ा बोला जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय या इन्हीं को जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान।
ये किसके पुत्र थे? सोमेश्वर के पुत्र थे, इनको राय पिथौड़ा बोला जाता था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमार देव को हराया था। तो 1182 में चंदेल शासक कौन था? परमार देव, उनको हराया था। इन्हीं के एक प्रसिद्ध सेनापति थे जिनका नाम था अल्लाउदल। जब हराया था, पृथ्वीराज से लड़ाई हो रही थी परमार देव की, तो इस लड़ाई में अल्लाउदल की मृत्यु हुई थी और इनका गुणगान अल्लाउदल गा के किया जाता है बुंदेलखंड में आज भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये परमार देव के क्या थे? सेनापति थे। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान दो लड़ाई लड़ते हैं। एक तो 1191 में तराइन का पहला युद्ध, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ते हैं? 1192 में। पृथ्वीराज चौहान पहले वाले तराइन युद्ध में जीत जाते हैं, दूसरे वाले में हार जाते हैं। ठीक है, तो तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जो तराइन का युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये दोनों युद्ध हुआ था। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है, और गोरी वहां से निकल जाता है, छोड़ देते हैं गोरी को। और तराइन का द्वितीय युद्ध में फिर गोरी आता है पूरी ताकत के साथ और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये तराइन का युद्ध दो था। पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में लिखा है। पृथ्वीराज विजय विजय किसने लिखा है? जैनाक ने लिखा है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत में। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखे हैं। किस भाषा में? ये इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश भाषा में। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? तो जैनाक ने लिखा है। तो जैनाक किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में। अब आ जाते हैं राष्ट्रकूट के बारे में बात करते हैं। तो एक अभिलेख में मूल स्थान मिलता है इनका राष्ट्रकूटों का, कहाँ? लटलूर में। लटलूर या जिसको लातूर बोलते हैं, लातूर और बीदर जिला में, ठीक है ना। तो लटलूर मिलता है, लेकिन बाद में एलिचपुर या बरार में स्थापित हो गया था। तो अभिलेख में क्या मिलता है? लटलूर या लातूर बीदर जिला में, बाद में ये एलिचपुर बरार में स्थापित हो गया था। संस्थापक राष्ट्रकूट के कौन माने जाते हैं? दंती दुर्ग माने जाते हैं संस्थापक। ठीक है, मानेखेत या मालखंड इनकी क्या थी? राजधानी थी राष्ट्रकूट की। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराया था दंती दुर्ग ने। तो कीर्तिवर्मन को क्या चालुक्य शासक थे, उसको हराया था किसने? दंती दुर्ग ने। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने पृथ्वी बल्लभ और खंडावलोक की उपाधि धारण की थी। तो एक चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने पृथ्वी बल्लभ और खंडावलोक की उपाधि धारण की थी। तो पृथ्वी बल्लभ और खंडावलोक की उपाधि किसने धारण की थी? तो चालुक्य शासक के विक्रमादित्य। वो दंती दुर्ग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक के, ये उपाधि धारण किया था कौन? दंती दुर्ग ने। अब ये पूछा जाता है कई बार कि हिरण्य गर्भदान किसने किया था? तो ये महायज्ञ था, ये किया था दंती दुर्ग ने। हिरण्य गर्भदान किसने किया था? महायज्ञ है जो, ये महायज्ञ किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। कृष्ण प्रथम, इसके बाद दंती दुर्ग के बाद आते हैं, ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करते हैं। और चालुक्य राज्य का अस्तित्व समाप्त करने वाले कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद तृतीय आते हैं। ये पल्लव, पांडव और केरल गंग राजाओं को संघ को नष्ट कर दिया था और दक्षिण में सार्वभौम सत्ता के स्थापित किया था। तो गोविंद जो तृतीय थे, वो पल्लव को, पांडव को केरल में तथा गंग राजा जो थे, गंग राजा, उनको उनके संघ को नष्ट कर दिया और दक्षिण में सार्वभौम सत्ता की स्थापना कौन किया था? गोविंद तृतीय। कृष्ण प्रथम हमेशा पूछा जाता है कि एलोरा मंदिर किसने निर्माण किया था या कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट का ही अंतिम जो बादशाह था वो था सम्राट कौन? अमोघ वर्ष था। अंतिम महान शासक माना जाता था। इसको कविराज मार्ग या प्रश्नोत्तर मल्लिका की, इसने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना की थी। तो अमोघ वर्ष ने ये कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना की थी। अच्छा, यही देवी की पूजा करते वक्त अपने अंगूठा काट कर चढ़ाया था। तो ये ध्यान रखना, देवी की पूजा करते समय अपना अंगूठा काट के किसने चढ़ाया था? तो अमोघ वर्ष का। राष्ट्रकूट में देखें तो दरबारी कवि कौन कौन था राष्ट्रकूट पे? ये ध्यान रखना, जिनसेन था जिसने लिखा था आदि पुराण, संकटायन था जिसने अमोघ वृत्ति लिखा था, महावीराचार्य थे जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा था। तो ये राष्ट्रकूट से जुड़े हुए क्या थे? दरबारी कवि थे और उनकी रचना थी। तो जिनसेन आदि पुराण, संकटायन, अमोघ वृत्ति लिखा था और महावीराचार्य गणित सार सागर लिखा थे। राष्ट्रकूटों का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़ था, ध्यान रखना। और इनकी मुद्राएं क्या थी? ये बहुत बार पूछा जाता है। कलंज, गहयांक और कसो, ये तीन मुद्राएं थे। इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं। ये मुद्राएं थी किसकी? राष्ट्रकूट की, कलंज, गहयांक और कसो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भारत पे विदेशी आक्रमण देखेंगे और कंसेप्ट वाइज देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम केवल मेन पॉइंट बताए थे कुछ स्वतंत्र राज्य की, और कुछ का बाद में बताएंगे। जो दक्षिण राज्य है वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो दक्षिण राज्य में उसको अच्छे से बताएंगे। अब आ जाते हैं भारत पे विदेशी आक्रमण। ठीक है,
तो पहला हमारा आता है अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले पूछा जाता है मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? तो अरबों ने किया था। उसमें भी कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये सिंध और मुल्तान आदि पे आक्रमण किया था। कब किया था? 750 के बाद 763 ईस्वी के करीब ये क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। प्रथम इसने क्या किया था? सिंध पे आक्रमण किया था और दाहिर शासक था उसका सिंध का, उसको हराया था। और जजिया सर्वप्रथम लगाने वाला कौन है? सर्वप्रथम अगर जजिया पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। इसकी अनुवाद अरबी में कौन करा था? अल फाजरी ने किया था। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य किसने लिखा था? ये लिखा था ब्रह्मगुप्त ने। इसकी अनुवाद जो अरबी में जो किया था वो अल फाजरी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत इल्म उल साहिब के नाम से जाना जाता है, इल्म उल साहिब के नाम से, ठीक है। किताब उल जीज, ये खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ था। ये किसने लिखा था? अल फाजरी ने लिखा था, ठीक है। किताब फुतुल अल बलदान, किताब फुतुल अल बलदान, ये किसने लिखा था? बिलादुरी ने लिखा था। कलिल्ला व दिमना, कलिया, इसी को कलिया व दिमना बोलते हैं। ये पंचतंत्र का नाम था किसमें? अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा में पंचतंत्र लिखा गया था, किस नाम से लिखा गया था? कलीला व दिमना या कलिया व दिमना के नाम से, ठीक है। दूसरा आक्रमण होता है तुर्कों का। पहला तो अरबों का बताया, दूसरा किसका होता है? तुर्कों का आक्रमण होता है। और इन्होंने ही सुल्तान की उपाधि की क्या प्रारंभ की थी। अब देखते हैं क्या कैसे हुआ, इसको जरा सा समझते हैं। अल्पतगीन था, वो गजनी या यामनी वंश का संस्थापक था। अल्पतगीन गजनी या यामनी वंश का संस्थापक था। उसका दास और दामाद था सुबक्तगीन। सुबक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का दास या दामाद था। दास और दामाद दोनों था। ये भारत पे पहला तुर्क शासक आक्रमण करने वाला था। कौन? सुबक्तगीन। तो अल्पतगीन का जो गजनी और यामनी का संस्थापक था, उसी का दास और दामाद सुबक्तगीन था, जो भारत पे पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पे आक्रमण किया। इसी का पुत्र था मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसने 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा सकता है, हर बार पूछा जाता ही है। पहला आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया था मोहम्मद गजनवी ने। गजनवी ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी ये देख लो। ये पूछा जाता है, तो पूछा जाता है बहन की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो मोहम्मद, अब दो लड़ाई हुई थी बहन की, पहली हुई थी और द्वितीय हुई थी। दोनों में मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। पहले वाले में जयपाल था और दूसरे वाले में आनंदपाल था। तो ध्यान रखना, जयपाल था पहले वाले में। बहन की पहली लड़ाई गजनवी ने लड़ा जयपाल के विरुद्ध, जयपाल इसमें हार गया था। दूसरी लड़ाई लड़ा था आनंदपाल के। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, पाल तो दोनों है, लेकिन जयपाल पहले वाले में है, ये ध्यान रखना। आनंदपाल दूसरे वाले में। कश्मीर पे भी क्या आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने, लेकिन वो असफल रहा। 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। जब पीछे बताया था, तो भीम प्रथम वहां के शासक थे। चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। मथुरा में कई मंदिरों को तोड़ा था। तो इसको मथुरा में बहुत मंदिरों को तोड़ा था, इसीलिए भारत का बेथलेहम बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मोहम्मद गजनवी को बोला जाता है भारत का बेथलेहम। मथुरा में कई मंदिरों को तोड़ने के, या इसी को बुद्ध सिकन बोला जाता है। बुद्ध सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। तो भारत का बेथलेहम या बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता है कौन? मोहम्मद गजनवी जाना जाता है, ठीक। अगर नेक्स्ट देखें तो अलबर्नी था, जो इसी के साथ आया था, गजनवी के साथ आया था, और फारसी भाषा में एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तो किसने लिखा था? अलबर्नी ने लिखा था। और किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा किसमें, कौन से लैंग्वेज में लिखा था? फारसी में। तो ये ध्यान रखना, शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। जो अलबर्नी ने किताबुल उल हिंद या तहकीक हिंद लिखा था, उसमें टोटल 80 अध्याय थे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था एडवर्ड सी सचाऊ ने। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? एडवर्ड सी सचाऊ ने लिखा था अंग्रेजी में। और अलबर्नी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के नाम से लिखा था अंग्रेजी में। कौन से बुक को? तहकीक हिंद को। किस अंग्रेजी में कौन से नाम से लिखा? अलबर्नी इंडिया इन अकाउंट ऑफ रिलीजन के नाम से। हिंदी में अनुवाद इसका कौन किया था? तहकीक हिंद का तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। ये ध्यान रखना। अलबर्नी के जो किताब में कौन कौन से विषय मिलता है, तो भारतीय समाज की झलक मिलती है, उसकी संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में नगण्य जानकारी मिलती है। ये तहकीक हिंद में राजनीति के बारे में नगण्य जानकारी मिलती है, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में मिलता है। माप तौल के बारे में मिलता है, जलवायु के बारे में भी मिलता है अलबर्नी में। मुद्रा प्रणाली के बारे में भी विवरण है। वेदांत और पुराण के बारे में भी उससे जानकारी मिलती है तहकीक ये हिंद से। तो ये बार बार इसके विषय के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट गजनवी के बाद आता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ये गोरी कबीले का था और से ये संसवानी वंश का शासक था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी कहां से था? संसवानी
वंश से था, ठीक है, वहां का शासक था। इसने, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण अगर भारत में देखें तो मुल्तान पे किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। और भीम द्वितीय ने गोरी को पराजित किया था कब? 1178 में। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 91 और 92 में, ठीक है। और 92 में, 91 में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, 92 में हार जाते हैं। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? तो मोहम्मद गोरी है, ठीक। और पूछ लिया जाता है कि जो गोरी है कौन से दर्रे से आया था भारत में? तो वो गोमल दर्रे से आया था भारत में, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी ने ही किया था। और किसके किसके बीच में हुआ था? गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद इसमें पराजित हुए थे। तो ध्यान रखना कि तराइन का प्रथम, द्वितीय और चंदावर का प्रथम और द्वितीय और चंदावर का युद्ध, ये तीन युद्ध गोरी ने लड़ा था। तो दो में तो पृथ्वीराज चौहान थे और चंदौर में कौन था? जयचंद थे। चंदौर में कौन था? जयचंद थे, ठीक है। ये जो सिक्का निकाला था गोरी, वो देवी लक्ष्मी की आकृति उसके सिक्कों पे रहता था। और उसका नाम मोहम्मद बिन साम अंकित होता था सिक्कों पे। तो एक तो देवी लक्ष्मी की आकृति होता था और मोहम्मद बिन साम उसके सिक्कों पे क्या होता था? अंकित होता था। गोरी ने बख्तियार खिलजी को भेजा था बिहार पे, बिहार वाले क्षेत्र पे आक्रमण या बंगाल में आक्रमण करने के लिए। तो उसने, गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो अगर शासनकाल देखें तो गोरी का था। और किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। खोखरों ने, जो खोखरे थे, वो 1206 में गोरी की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और 12वीं सदी में ईरान से चरखा आया था। ये इरफान हबीब लिखते हैं कि 12वीं सदी में ईरान से चरखा आया था, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक पद दिया था। और इसने गुलाम वंश या ममलुक वंश, ठीक है, ये वंश की स्थापना करता है। कब से कब तक रहता है ये वंश? 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। ये गुलामी बंधन से मुक्त हो जाता है। ममलुक वंश क्या होता है? गुलामी बंधन से मुक्त। 11 शासकों में से केवल 3 शासक क्या थे? दास थे, ठीक है। और वो पद ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त हो गए थे, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? गुलाम वंश बोला जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे कौन है, तो इल्तुतमिश था। कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ममलुक वंश के शासकों ने 3 राजवंशों की स्थापना किया था। तो 3 राजवंश कौन कौन थे वो देख लेते हैं। एक था कुतुबुद्दीन वंश, ठीक है। कुतुबुद्दीन वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक था और आराम शाह था। ये 2 शासक कुतुबुद्दीन वंश से थे। और शमसी वंश के कौन कौन था? इल्तुतमिश था, रकुनुद्दीन फिरोज शाह था, रजिया सुल्तान थी, बराम शाह था और नसरुद्दीन मोहम्मद थे। ये कौन से वंश से थे? शमी वंश से। तो इनका वंश डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना ये। और वहीं बलवनी वंश से कौन कौन थे? बलवनी वंश से हमारे गियासुद्दीन बलवन था, मोइनुद्दीन कैकुवाद था और क्यूमर्स था। ये बलवनी वंश से थे। तो ध्यान रखना कि हमने जो गुलाम वंश है उसको 3 वंश में डिवाइड किया। एक तो कुतुबी वंश बताया, दूसरा बताया हमने शमी वंश, और एक को बताया बलवनी वंश। कुतुबी वंश में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, 2 थे। और वहीं हमारे 5 थे शमी वंश में, ठीक है। इल्तुतमिश शमी वंश से था, ये ध्यान रखना। और बलवनी वंश से था गयासुद्दीन बलवन, ठीक। अब आते हैं एक एक वंश को देखते हैं। कुतुबुद्दीन वंश के बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये तुर्क जनजाति से था, ठीक है। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज से खरीदा था किसने? गोरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और गोरी ने जब खरीदा तो उसके खरीदने के बाद अमीर ए आखुर का पद दिया था। तो सबसे पहले अमीर ए आखुर का पद किसने दिया था? कि गोरी ने दिया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वाह के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, पिल बख्श के। कुरान ख्वाह इसलिए बोला जाता है कि कुरान बहुत मीठी भाषा में ये गाता था। और लाख बख्श इसलिए बोला जाता है कि ये लाखों का दान देता था। और पिल बख्श इसलिए बोला जाता है कि ये हाथियों को दान में देता था। तो ये 3 इसके नाम थे, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैसे विकास होता है वो देखते हैं कि 1192 से लेकर 1206 में गौरी का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, एक सैनिक के रूप में कार्य करता है बल्कि, ठीक है। 1206 से लेकर 1208 में इसको मलिक या सिपाह सालार का पद मिलता है, जो राजनयिक पद था। तो पहले में तो सैनिक पद था, उसके बाद राजनयिक पद मिल जाता है। और 1208 से लेकर 1210 तक ये औपचारिक क्या था? शासक था। इसका औपचारिक राज्याभिषेक 25 जून 1206 में लाहौर में हुआ था। तो ध्यान रखना कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लेकिन इसकी औपचारिक मान्यता गयासुद्दीन मोहम्मद या गोरी का जो भतीजा था उसने 1208 में दिया था, ठीक है। तो औपचारिक जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लेकिन ये राजा बनने का औपचारिक मान्यता तब पूर्ति होता है जब उसे गुलाम से
उसे मुक्ति मिल जाती है, दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। वो दिया था कौन? गयासुद्दीन मोहम्मद ने दिया था 1208 में। तब जाके ये औपचारिक मान्यता मिलता है कि हाँ वो शासक है। भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है कौन? तो पूछा जाए तुर्की राज का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके दरबारी विद्वान कौन थे? एक हसन निजामी था और दूसरा फरुख मुदीर था। फरुख मुदीर और निजामी हसन निजामी, ये दो दरबारी विद्वान थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है। मकबरा इसका कहाँ है? लाहौर में है। राजधानी इसने कहाँ बनाया था? अपना लाहौर में बनाया था। ये ध्यान रखना कि इधर इंडिया में नहीं था, इसका लाहौर में था। और मुख्यालय किसको बनाया था? दिल्ली। दिल्ली में किसको? इंद्रप्रस्थ को। तो इसके बाद आराम शाह को इल्तुतमिश ने, जो बदायूं का गवर्नर था, इल्तुतमिश उस समय कहाँ था? बदायूं का गवर्नर था। आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश क्या बन जाता है? वो सम्राट बन जाता है, या वो कहें सुल्तान का पद लेता है। ठीक है। तो जब इल्तुतमिश आता है तो शमसी वंश का राजवंश का स्थापना होता है। इल्तुतमिश कौन से जनजाति का था? इलवरी जनजाति का था। इल्तुतमिश ऐबक का क्या था? दामाद था और बदायूं का गवर्नर था। आमिर ए शिकार का पद ग्रहण किया था। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। ये क्या था कि सैनिक और असैनिक अधिकारियों को सेवाओं के लिए वेतन भूमि, जो भूमि से राजस्व प्राप्त होता था, उससे मिलता था। एकता व्यवस्था में जो सैनिक हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, उनकी सेवा जो करते थे, उनके वेतन के लिए भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, उनको एक भूमि दिया जाता था और उस भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, वो व्यवस्था वो व्यवस्था क्या बोला जाता था? एकता व्यवस्था। और जब पद समाप्त हो जाता था तो जो उनको भूमि दिया जाता था वो वापस ले लिया जाता था। तो ध्यान रखने वाली बात थी कि एकता व्यवस्था सैनिक और असैनिक दोनों अधिकारियों को दिया जाता था। जो सेवा करते थे उनको वेतन के रूप में उनको एक भूमि दिया जाता था, उसी को एकता व्यवस्था बोला जाता था। और जो उनसे राजस्व, भूमि से राजस्व प्राप्त होता था, वो किसको मिलता था? सैनिक या असैनिक अधिकारियों को मिलता था। लेकिन जैसे ही पद समाप्त हो जाता था तो वो उस भूमि को, जो सैनिक या सैनिक को दिया जाता था, वो भूमि वापस ले ली जाती थी। तो ध्यान रखना इस बात को। अगर देखें तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था दिल्ली का पहला शासक? तो इल्तुतमिश था। ठीक है ना। अल मुंतसिर बिल्लाह एक खलीफा थे, वो सुल्तान की उपाधि दी थी। किसने? अल मुंतसिर बिल्लाह, ये एक खलीफा थे, उनके द्वारा सुल्तान का या मान्यता दिया गया था। किसको? इल्तुतमिश को। शुद्ध अरबी में पहला कौन निकाला था तुर्क सिक्का? तो शुद्ध अरबी में सिक्का किसने निकाला था? इल्तुतमिश ने निकाला था। टंका चांदी का होता था। कितने ग्राम का? 175 ग्राम का। जितल किसका बना होता था? तांबे का बना होता है। टंकों पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। खिलत पत्र खलीफा से प्राप्त किसने किया था? तो खिलत पत्र सबसे पहले इल्तुतमिश को मिला था 18 फरवरी 1229 में, और तभी से ये वैध सुल्तान के रूप में जाना जाता था। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन का हमने बताया था कि दो युद्ध लड़ा था। किसने? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। वहीं तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और याल्दुज या एल्दौज बोलते हैं, इसके बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1215 से लेके 1216 के बीच में हुआ था। तीसरा तराइन का युद्ध याद रखना। ठीक है। वहीं देखें तो इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता भी बोला जाता है। चहलगानी, चहलगानी क्या था? 40 तुर्कों के सरदारों का समूह था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो पूछा जाता है कि चहलगानी का स्थापना किसने किया था? ये इल्तुतमिश किया था। ठीक है। अंत इसका किसने किया था चहलगानी का? तो बलबन द्वारा किया गया था। महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर को किसने तोड़वाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इल्तुतमिश ने तोड़वाया था। सुल्तान का पद वंशानुगत, इसी के काल में सुल्तान का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। दो शेरों की मूर्तियां संगमरमर की बनी होती थी। जो दो शेर की मूर्तियां थी जो संगमरमर की बनी होती थी, उनके गले में घंटी बनी होती थी, और ये घंटी बजा के, कोई भी घंटी बजा के ये क्या करते थे? न्याय का मांग कर सकता था। तो ये दो शेरों की मूर्तियां जो संगमरमर की बनी होती थी, उसमें घंटी बांधने का यही प्रतीक था कि कोई भी बजाकर न्याय मांग सकता था। चंगेज खान इसी के समय में उत्तर पश्चिम में क्या किया था? आक्रमण किया था। रणथंबोर पे विजय किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो रणथंबोर का विजय 1226 में किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। और कोई भी लाल रंग का वस्त्र पहन के न्याय का मांग कर सकता था। तो लाल रंग पहन के कोई जो न्याय का मांग करना चाहता था, वो लाल रंग का वस्त्र पहन के आता था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश के काल का है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन बना था? रकनुद्दीन सुल्तान बना था। कौन बना था? रकनुद्दीन। ठीक। इसके बाद अगर देखें तो इंपॉर्टेंट, अगर कोई सुल्तान बनता है तो रजिया सुल्तान बनती है। ये लाल कपड़ा पहन के आया था। इससे पहले बताया था ना कि इल्तुतमिश के काल में कोई भी लाल कपड़ा पहन के आता था तो वो, उसका मतलब है कि वो न्याय मांगना चाह रहा है। ठीक है। तो लाल कपड़ा पहन कर दिल्ली की जनता से न्याय मांगने कौन गई थी? तो रजिया सुल्तान गई थी। रजिया के विरोधी कौन थे? तुर्क थे।
रजिया कुआ, कुआ मतलब कोट, और कुला टोपी पहनकर जनता के सामने पर्दा प्रथा का त्याग किया था। तो अगर देखें तो मध्यकालीन भारत में पहला ये फीमेल थी जो उसने कोट और टोपी पहन के पर्दा प्रथा का त्याग किया था। ठीक है, कुआ कुला, कुआ बोलते हैं कोट को, कुला बोलते हैं टोपी को। रजिया के शासनकाल में चहलगानी जो था, चहलगानी, जिस चहलगानी के बारे में हमने बताया था क्या कि इल्तुतमिश ने स्टेब्लिश किया था, स्थापना किया था, और बलबन ने लास्ट में जाके ये खत्म कर देता है। तो चहलगानी के जो अमीर तुर्क ने थे और अकतदार थे, उन्होंने रजिया के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, रजिया के शासनकाल में विद्रोह किया था। तो ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो पतन के कारण क्या बोला जाता है कि तुर्की अमीरों की शक्ति थी। पहली बात ये बोला जाता था कि जो तुर्की होते था, जो अमीर थे तुर्की अमीर, उनकी शक्ति ज्यादा थी। रजिया का स्त्री होना भी बोला गया रजिया के पतन के कारण। किसने बोला था, ये मिनहाज के अनुसार था। और याकुत था, याकुत अब्सिनियाई था जिसके साथ प्रेम प्रसंग था। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके रजिया के पतन के कारण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद रजिया के सुल्तान के बाद बनता है मोइजुद्दीन बराम शाह। इसके शासनकाल में सुल्तान की शक्ति एवं अधिकारिता को कम करने के लिए एक तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलकत का पद की रचना किया था। क्या किया था कि तुर्की उस समय, रजिया के समय, ज्यादा ताकतवर हो गए थे। तुर्की कौन, तुर्की अमीर। ठीक है, और वो चहलगानी के क्या थे, चहलगानी के मेंबर भी थे। 40 चहलगानी के वो मेंबर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो सुल्तान की शक्ति है उसको कम किया जाए और उनकी अधिकारिता को भी कम किया जाए। तो उसी के पैरेलल में एक और पद बनाया जिसको पद का नाम दिया नायब ए मुमलकत। तो नायब ए मुमलकत पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में बना था, तो बराम शाह के काल में बना था। तो नायब ए मुमलकत जो पद था वो सुल्तान के समान शक्ति और पूर्ण अधिकार रखते थे। प्रथम अगर पूछा जाए कि नायब ए मुमलकत किसने, कौन बना था, तो मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन बना था। तो एतगीन का नाम हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम नायब मुमलकत कब बनाया था। तो ये ध्यान रखना कि दो चीजें यहाँ पे, एक तो नायब ए मुमलकत किसके शासनकाल में बना था, तो बराम शाह के काल में बना था प्रथम। नायब ए मुमलकत कौन बना था, तो एतगीन बना था। ये ध्यान रखना। बराम शाह के काल में ही 1241 में मंगोल आक्रमण करते हैं। उसके बाद बराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, नसरुद्दीन महमूद बनता है जो ससवी वंश का अंतिम शासक है। तो इल्तुतमिश से लेके नसरुद्दीन शाह मोहम्मद महमूद तक ससवी वंश जाने जाते हैं, और अंतिम शासक कौन बनता है ससवी वंश का, बोले तो नसरुद्दीन महमूद बनता है। गयासुद्दीन बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। ठीक है, अब बलबनी वंश पे चलते हैं। तो स्थापना किसने किया था बलबनी वंश का, ये गयासुद्दीन बलबन ने किया था। गुलाम वंश बोले या बलबनी वंश का बोले, तो सबसे महान शासक कौन था, गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन इलवरी तुर्क था, वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन। ठीक है, 1249 में उलुग खां की उपाधि धारण किया था। तो 1249 में उलुग खां की उपाधि पूछा जाता है किसने धारण किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद से षड्यंत्र रचकर हटा दिया था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो लास्ट शमसी वंश के सुल्तान थे, उनको षड्यंत्र रच के क्या कर दिया था, हटा दिया था। बलबन रजिया के विरोध विद्रोह में भी शामिल था। तो ये ध्यान रखना। अब अक्सर बलबन के पद काल को लेके पूछ लिया जाता है। तो अमीर ए शिकार के पद पे था रजिया सुल्तान के समय में, अमीर ए शिकार। अमीर ए आखुर बराम शाह के समय में था। अमीर ए हाजिब अलाउद्दीन मसूद शाह के समय था, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय था। और नायब ये मुमलकत कब बना था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, नसरुद्दीन महमूद के समय ये नायब ये मुमलकत बन गया था, जो सम्राट के पैरेलल बराम शाह के काल में ये पद क्रिएट किया गया था। सुल्तान के जैसा ही पद अधिकार धारण करता था, सुल्तान जैसा होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर देखें तो बलबन के समय में उसके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, तो अमीर खुसरो रहता था और अमीर हसन, ये दो विद्वान दरबारी विद्वान थे किसके, बलबन के समय। और चहलगानी या चालीसा को समाप्त करके इसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने चहलगानी और चालीसा को समाप्त कर दिया था, और कौन सी नीति अपनाई थी, लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक, अब बलबन की राजत्व सिद्धांत देखें तो बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा एवं न्याय पे आधारित था। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत तीन चीजों पर स्थापित था, शक्ति पे, प्रतिष्ठा पे और न्याय पे। ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध पे बल दिया कौन, बलबन ने दिया, ईश्वर, शासक और जनता के बीच। नियाबते खुदाई, ठीक है, नियाबते खुदाई का मतलब है कि राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानना। ठीक है, और राजा जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ये ध्यान रखना कि नियबते खुदाई
बलवन ने स्टार्ट किया, तो वो बलवन का मतलब यहाँ पे क्या था, नित्य खुदाई, राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, ठीक है। और राजा को क्या बोला जाता था, जिल्ले अल्लाह बोला जाता था। तो इसका मतलब क्या कि ये ईश्वर का प्रतिबिंब है। फारसी परंपरा की शुरुआत बलबन ने किया। कौन कौन, सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, ये होता है सिजदा। और पाबोस का होता है मतलब कि पेट के बल लेटकर सिर झुकाना, ठीक है। तो ये सिजदा और पाबोस प्रथा कहाँ की थी, फारसी परंपरा की थी। इसने शुरू किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें तो पारसी नौ वर्ष नौरोज की शुरुआत किसने किया था, बलबन ने किया था। दीवाने बिजारत, इसको बीत विभाग बोला जाता है। तो दीवाने बिजारत को सैन से अलग करके दीवाने आरिज सैन विभाग स्थापना किया। तो पहले दीवाने बिजारत में क्या था, बीत विभाग भी था और सैन विभाग भी था, ठीक है, सैन विभाग था। अब इसमें क्या किया कि सैन विभाग को अलग कर दिया। सैन विभाग को किस नाम से किया, तो दीवाने आरिज। तो एक नया विभाग बनाया है सैन विभाग, जिसको बोलते हैं दीवाने आरिज। किसने बनाया, ये बनाया तुम्हारे बलबन ने, ठीक। तो ये बलवंत के बाद कैकुवाद बनता है, क्यूमर्स बनता है या कैमोर्स बनता है। और ये किसके संरक्षण में क्यूमर्स और कैमोर्स बनता है, जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में बनता है। और यहीं पे कैमोर्स को हटा के ये जलालुद्दीन खिलजी बन जाता है और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो अभी तक हम लोग गुलाम वंश देख रहे थे, गुलाम वंश के जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिया। अब खिलजी वंश पे चलते हैं। खिलजी क्या थे, तुर्क थे, ठीक है। ये सेना और प्रशासन के पद पे गुलाम वंश में काम कर रहे थे, ठीक। संस्थापक कौन था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसका राज्याभिषेक हुआ था किलखोरी में या कुल्हागढ़ी में के माल में हुआ था। तो किलोखरी बोले या कुल्हागढ़ी बोले, वहां पे राज्याभिषेक हुआ था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। ये एक बेधक शासक था। सीधी मौला इसी के समय में विद्रोह किया था और उसको मृत्यु दंड दिया था। तो पूछा जाता है कि सीधी मौला किसके समय में विद्रोह किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में किया था और उसको मृत्यु दंड दिया था जलालुद्दीन खिलजी। 9 मुसलमान क्या होते हैं कि 1292 में मंगोल से जो पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। जो 1292 में मंगोल से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद वो दिल्ली के मुगलपुरा में बस गए, उन्हीं को 9 मुसलमान कहते हैं, ठीक है। और मंगोल नेता कौन था जब आक्रमण किया था, तो हलाकुन था। जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका भतीजा था, ठीक है। वो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है, ठीक है। तो इसके पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन का भाई था, ठीक है। और जलालुद्दीन का ये दामाद भी था और भतीजा भी था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भिलसा, चंदेरी और देवगिरी अभियान में अपार धन लूटा था। देखें तो जलालुद्दीन को मारने के लिए षड्यंत्र कौन रचा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, उलुग खां जो अलाउद्दीन का भाई था और मोहम्मद सलीम, ये 3 लोग षड्यंत्र रचे थे जलालुद्दीन को मारने के लिए। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान, अगर देखें मुसलमान शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था और ये विजय भी जीता भी था। तो ये पूछे कि दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान और विजय भी करने वाला पहला मुसलमान कौन था शासक, तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था, तो बलवन के लाल महल में कराया था, ठीक है। अलाउद्दीन के समय में विद्रोह देखें तो 9 मुसलमान ने विद्रोह किया था। गुजरात विजय के पश्चात लूट के मामले को लेकर विद्रोह किए थे। रणथंभौर के शासक हमीर देव से जा मिले। क्या हुआ था कि गुजरात के विजय के पश्चात जो लूट का माल था, वो लूट के माल को लेकर विद्रोह किया था कि उनको निष्पक्ष रूप से उनका हिस्सा नहीं मिला था, तो वो विद्रोह कर दिए थे। फिर ये विद्रोह करके ये रणथंभौर के शासक जो हमीर देव थे, उनसे जाके मिल गए थे कौन, 9 मुसलमान। आकत खां का विद्रोह देखें तो दिल्ली में हाजी मौला, मंगू खां कौन था, अवध का गवर्नर था, ये विद्रोह किए थे, ठीक है। विद्रोह के लिए दमन के लिए अलाउद्दीन विद्रोह के दमन के लिए अलाउद्दीन ने कौन से अध्यादेश जारी किए, वो देखते हैं। तो विद्रोह ना पनपे इसलिए अलाउद्दीन ने अध्यादेश जारी किया था पहला कि अमीर वर्ग की भूमि और संपत्ति क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए, जो विद्रोह में शामिल है। गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए। दिल्ली में शराब बंद करा दिया, ठीक है ना, अलाउद्दीन ने। और अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पे और त्योहारों पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो इन सब कारणों से वो क्या किया, विद्रोह को पनपने नहीं दिया, ठीक। खिलजी का राजत्व सिद्धांत क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी का राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। अलाउद्दीन जिले इलाही माना गया, मतलब कि ये शरीयत के सिद्धांत पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो भी अपना शासन करता था वो शरीयत के सिद्धांत पे नहीं था, ठीक है। धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। जो धर्म था वो उसको राजनीतिक से अलग रखने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और जिले इलाही माना गया मतलब शरीयत के सिद्धांत पे नहीं ये अपना शासन करता था, ठीक।
दूसरा काम क्या किया कि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को तो मान्यता दी थी, जो खलीफा होते थे उनकी सत्ता की मान्यता दी थी, लेकिन उनका हस्तक्षेप प्रशासन में स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इस्लाम उलेमा खलीफा का सहारा नहीं लिया था। तो ये इन चीजों का सहारा, किसका सहारा नहीं लिया था? इस्लाम का, उलेमा का, खलीफा का सहारा अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिया था। जातीय उच्चवादी नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग्यता के आधार पर पदों का वितरण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान से क्वेश्चन जो आते हैं उसमें। उत्तर भारत में देखें तो गुजरात अभियान कब हुआ था? 1298 में हुआ था। प्रथम सैन्य अभियान था इसका, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान कौन था? गुजरात का अभियान। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन किया था? अगर देखें अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तो उलुग खां और नुसरत खान ने किया था। ठीक है, जैसलमेर मार्ग में पड़ता था, ठीक है, गुजरात वाले में। तो जाते वक्त जैसलमेर को जीत लिया था। वहीं से इसने मलिक कफूर को, जब जैसलमेर जीता था तो मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया था, तो इसलिए 1000 दिनारी भी मलिक कफूर को बोला जाता है। तो ये गुजरात अभियान से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। और कहां से था? ये जैसलमेर से। ठीक है, दूसरा अभियान गुजरात के बाद इसने किया कि रणथंभौर में किया, 1301 में किया। इसमें क्या था? नेतृत्व कौन किया था? अभी इससे पहले जो ऊपर बताया था कि नुसरत खां और उलुग खां दोनों ने नेतृत्व किया था। किसकी तरफ से? अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। लेकिन नुसरत खां यहाँ पे मारा जाता है, कौन से में? रणथंभौर अभियान में। और अलाउद्दीन ने यहाँ पे कमाल संभाल लेते हैं नुसरत खां के मारे जाने पे। राजा हमीर देव का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था रणमल। उसने धोखा दे दिया, जिसके कारण राजा हमीर देव क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं रणथंभौर में। ठीक है, तो रणथंभौर वाले अभियान में राजा हमीर देव क्या हो जाते हैं? पराजित होते हैं। हमीर काव्य के अनुसार रतिपाल और कृष्णपाल पराजय के लिए प्रमुख कारण माना जाता है। तो हमीर काव्य में जो लिखा गया कि रतिपाल और कृष्णपाल के कारण ही हमीर देव क्या हुए? पराजित हुए। राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, तो रणथंभौर का पहला ऐसा साक्ष्य था। राजस्थान में जौहर का प्रथम साक्ष्य रणथंभौर के अभियान में जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, वो पहला साक्ष्य था क्या? जौहर का, जो राजपूत महिलाओं ने किया था। तीसरा हमारा है चित्तौड़गढ़ पे अभियान। ये कब हुआ था? 1303 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन था? अलाउद्दीन ने किया था। इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता। तो चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन से पहले कोई भी सुल्तान जीत नहीं पाया था। आक्रमण के कारण क्या था? दो कारण था। एक तो माना जाता है सामरिक कारण, दूसरा पद्मावती का कारण माना जाता है। जायसी ने लिखा था पद्मावत, उसमें पद्मावती को भी कारण माना जाता है। गोरा और बादल को वीर गति प्राप्त होती है चित्तौड़गढ़ में के अभियान में। चित्तौड़गढ़ के ये वीर सैनिक के रूप में जाने जाते हैं कौन? गोरा और बादल। ठीक है, तो पद्मावती कहां से रिलेटेड है? चित्तौड़गढ़ के अभियान से। ठीक, चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा, वो अपने पुत्र के नाम पे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो ध्यान रखना कौन से अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था? तो चित्तौड़गढ़ के अभियान में। ठीक है, अब पद्मावती घटना का लेकिन इसने अमीर खुसरो ने उल्लेख नहीं किया। मालवा का अभियान देखें तो इसमें भी कौन नेतृत्व किया था? आइनो मुल्क मुल्तानी ने किया था। मालवा शासक कौन थे? महलक देव थे, उनके खिलाफ हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें सिवान पे अभियान हुआ था। सिवान पे अभियान हुआ था, उसके शासक कौन थे? सातल देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन किया था? कमालुद्दीन कुर्ग ने किया था। ठीक है, और यहीं पे सिवान पे खैराबाद दुर्ग था, उसको जीत लिया था। जालौर पे अभियान, ये इसके नेतृत्व कौन किया था? कमालुद्दीन कुर्ग ने किया था। शासक कौन थे? कान्हदेव सोनगरा थे। इसके 3 अभियान हैं इंपॉर्टेंट, एक तो गुजरात का, दूसरा रणथंभौर का और तीसरा चित्तौड़गढ़ का। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। दक्षिण का अभियान पे क्वेश्चन अब पूछा जाता है तो उसको एक डिटेल में एक नजर में देखते हैं कि कौन कौन है। तो दक्षिण भारत पे किए गए अभियान को एक सीक्वेंस में देखते हैं। तो सबसे पहले देवगिरी पे किया था, देन तेलंगाना पे किया था, उसके बाद होयसल और मदुरा मतलब पांडे। ठीक है, देवगिरी पे पूछा जाता था कि कितने बार आक्रमण किया था या अभियान किया था? तो 3 बार किया था। देवगिरी का राजा कौन पूछ लिया जाता है हर बार? रामचंद्र देव। यहीं पे ऑप्शन होता है होयसल का कौन राजा नहीं था, ये ऐसे करके, तो इसी में से ऑप्शन देख के पता चल जाता है। देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थे। ठीक है, और इसके राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। होयसल की राजधानी क्या था? द्वार समुद्र था। राजा कौन थे? बलाल तृतीय थे। और मदुरा के राजधानी, ये पांडे की राजधानी कहाँ था? मदुरा था। यहाँ पे शासक कौन था? कुलशेखर थे। तो ये ध्यान रखना कि शासक और इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे तेलंगाना वाले इसमें बोला कि 3 बार हुआ, यहाँ से बहुत धन लूटा देवगिरी से। दूसरा, तेलंगाना में मलिक कफूर नेतृत्व किया था, और यहीं से प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर का हीरा लेके अलाउद्दीन खिलजी को दिया था।
किसने? मलिक कफूर ने। अब आ जाओ होयसल वाले में देखें तो बलाल तृतीय ने खिलत, एक मुकुट और 10 लाख टंका दिया था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। वहीं देखें कि पांडे में सुंदर पांडे और वीर पांडे लड़ाके थे, उनके खिलाफ ये लड़ा था, और इसका भी नेतृत्व किसने किया था? मलिक कफूर ने किया था। तो ध्यान रखना, मलिक कफूर ने किसका किसका किया था? तो तेलंगाना का किया था और पांडे का किया था। ठीक है। या इसमें होयसल में भी ये था। तो तीनों का कहें तो मलिक कफूर ने किया था, मलिक कफूर ने नेतृत्व किया था। कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था? तेलंगाना वाले से मिला था। ठीक है ना। कौन सा राज्य था जो खिल्लत, एक मुकुट और 10 लाख टंका दिया था? तो ये ध्यान रखना, होयसल राज्य था। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिसको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन के प्रशासन से क्वेश्चन बनता है। तो अलाउद्दीन के प्रशासन से दीवाने वजारत पूछा जाता है कि दीवाने वजारत का कौन प्रमुख होता है? तो वजीर होता है। मुख्य विभाग क्या था? वित्त विभाग। ठीक है। ये राजस्व एकत्र करता था और प्रांतीय सरकार की दीवानी देखता था, प्रांतीय सरकार की दीवानी भी देखता था। तो दीवाने वजारत समझ में आया। दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज होता था सैन्य मंत्री। ठीक है, इसका प्रमुख। और सेना में भर्ती, वेतन बांटना, सेना के हुलिया रखना, ये काम कौन करता था? दीवाने आरिज। दीवाने इंसा क्या था? ये शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करता था, इंसा, दीवाने इंसा। और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार का काम कौन करता था? दीवाने इंसा करता था। नेक्स्ट हमारा है दीवाने रसालत। ये पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप और विदेशी राजदूतों से संपर्क रखते थे। कौन? दीवाने रसालत। तो ये पड़ोसी राज्यों से संपर्क रखने में और विदेशी राजदूतों से संपर्क रखने में ये काम करते थे, विदेश मंत्री की तरह। दीवाने रियासत, ये नया मंत्रालय स्थापित किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और राजधानी के आर्थिक मामले और व्यापारिक वर्ग पे नियंत्रण करने के लिए दीवाने रियासत का स्थापना किया था। ठीक है। मुहतसिब कौन होते थे? मुहतसिब वो होते थे जो बाजारों पे नियंत्रण और नाप तौल के निरीक्षण करते थे। ये कितने बार पूछा जा चुका है। तो मुहतसिब कौन होते थे? जो बाजारों पे नियंत्रण करते थे और नाप तौल का निरीक्षण करते थे। नेक्स्ट है कि बारिद ए मुमालिक, ये क्या होते थे? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो ये ध्यान रखना कि बारिद ए मुमालिक कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अब इंपॉर्टेंट देखें तो नया धर्म शुरू करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर के समान विश्व विजेता, परंतु एक काजी था जिसका नाम है अताउल मुल्क के परामर्श से वो त्याग दिया। तो नया धर्म शुरू करना चाहता था सिकंदर के सामने विश्व विजेता समान, जो सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन अताउल मुल्क के परामर्श से ये सपना अपना त्याग देता है। अपने सिक्कों पे स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया। तो अपने सिक्कों पे स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सिकंदर ए सानी का खिताब प्राप्त किया था। सिकंदर ए सानी का खिताब किसको मिला था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में देखें तो हमारा अलाउद्दीन ने स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुनीजिन, तो यास्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुनीजिन घोषित किया था। किसने? अलाउद्दीन ने स्वयं को। घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा और एवं सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ध्यान रखना, घोड़े की दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा और सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दो दो घोड़े रखना होता था। अलाउद्दीन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में देखें तो शराब तथा भांग पे रोक लगाना था। भूमि को बिस्वा के रूप में मापने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा पैमाना बनाया था किसको? भूमि को मापने के लिए। घड़ी या घड़ी, गृह कर था, चरी चराई, ये दो नए कर लगाया था। तो पूछा जाता है घड़ी और चरी कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित किया था, राशनिंग किया था। तो जितने आवश्यक वस्तु थे उसकी कीमत निर्धारित करने वाला पहला ये सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। एक गल्ला बाजार जो खाद्यान्न का बाजार होता था, सराय ये अदल ये निर्मित वस्तुओं या इंपोर्ट करने वाले वस्तुओं का बाजार होता था। दूसरा घोड़े और दास का बाजार होता था, घोड़े या दास का बाजार जो मवेशियों का बाजार कहा जाता था। तो ऐसे बाजार इसने अलग अलग 4 बाजार स्थापित किए थे। अलाउद्दीन के दरबारी कवि में देखें तो कौन कौन था? अमीर खुसरो और हसन दहलवी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो और दहलवी थे। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुक्तक राज की स्थापना किया था। ये क्यों किया था? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नया विभाग बनाया था। तो दीवाने मुक्तक राज किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद हमारे देखें तो शहाबुद्दीन उमर आते हैं। ठीक है। ये मलिक कफूर के संरक्षक में सुल्तान बनते हैं। मुबारक खान द्वारा मलिक कफूर की हत्या और खुद संरक्षक बन जाता है। तो मुबारक खान ने मलिक कफूर की हत्या की। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है कि मलिक कफूर की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खान ने की थी। और फिर संरक्षक मुबारक खान किसका बन जाता है? शहाबुद्दीन का। मुबारक खान इसके बाद बनता है, ठीक है, या मुबारक शाह भी बोला जाता है। मुबारक खान या शाह
के समय में गाजी मलिक जो था वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का क्या था, गवर्नर था। इसके बाद इसकी हत्या कौन कर देता है, खुसरो खां कर देता है। किसका, मुबारक का या मुबारक खां की हत्या कौन कर देता है, खुसरो खां। और फिर बन जाता है ये शासक। तो ये पहले हिंदू शासक पूछा जाए कि सुल्तान में सल्तनत में कौन बना था, तो पहला हिंदू शासक बना था खुसरो खां। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना कि गाजी मलिक जो था, जो ये मुबारक खां के समय में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर था। फिर यही गाजी मलिक जो था वो सुरसुती या सिरसा की लड़ाई करता है और वहां पे खुसरो खां का क्या कर देता है, पराजित कर देता है। खुसरो खां को पराजित कर देता है। इस प्रकार जो गाजी मलिक है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से है, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में जीएसटी बोलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो इस तरह तुगलक वंश की स्थापना होता है। अब तुगलक वंश के में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो तुगलक वंश में देखें जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ये संस्थापक माना जाता है तुगलक वंश का। मलिक उल गाजी, मंगोलों को बार बार पराजित के कारण नाम रखा। तो मलिक उल गाजी कौन रखा था, जीएसटी ने रखा था। क्यों, या कहा जाता है क्यों, क्योंकि मंगोलों को बार बार पराजित किया था। नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान पूछा जाए तो जीएसटी था। डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी इसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। अमीर खुसरो ने इसके बारे में बोला है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, कि सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, अर्थात बहुत विद्वान रहा था। किसके बारे में बोला है आमिर खुसरो ने, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था, किसका, जीएसटी का, गयासुद्दीन तुगलक का। और इसी औलिया ने एक बार बोला था, गयासुद्दीन तुगलक ने बोला था कि हम आ रहे हैं, हमसे मिलो, या हम मिलने आ रहे हैं। तो उसने बोला था, हनुजो दिल्ली दुरस्त, मतलब वो हमेशा जीएसटी क्या चाहता था, दबाना चाहता था निजामुद्दीन औलिया को, लेकिन वो कभी हाथ में नहीं आया। ठीक। अब गयासुद्दीन जो जीएसटी था वो 1321 में अपने पुत्र जुना खां किसको बोला जाता है, एमबीटी को। एमबीटी कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जुना खां किसको बोला जाता है, एमबीटी को बोला जाता है। तो जीएसटी ने एमबीटी को तेलंगाना पे आक्रमण करने के लिए सल्तनत में, तेलंगाना पे क्या आक्रमण करने के लिए भेजा और सल्तनत में मिला लिया। तो बारंगल का नाम क्या रख दिया, सुल्तानपुर नाम रखा। ठीक है। राजमुद्री अभिलेख में, जुन्ना खां को विश्व का खान बोला जाता है। तो पूछा जाता है, सीधे बात है कि एमबीटी किसको बोला जाता है, विश्व का खान, और कौन से अभिलेख में बोला गया, तो राजमुद्री अभिलेख में बोला गया। अफगानपुर में लकड़ी का महल, ठीक है, अफगानपुर में एक लकड़ी का महल था, उसके गिर जाने के कारण जीएसटी की मृत्यु हो जाता है। और ये बनाया कौन था लकड़ी का महल, तो अयाज का एक पुत्र था अहमद, वो इसका शिल्पकार था। तो अयाज का पुत्र अहमद इसका क्या था, शिल्पकार था। और इसी लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, किसके, जीएसटी के, गयासुद्दीन। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हमारा बनता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, 1325 में सुल्तान बना। इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक पूछा जाए कि एक बुद्धिमान मूर्ख शासक किसको बोलते हैं, तो एमबीटी को बोलते हैं। इसके शासनकाल में इब्ने तुता एक अफ्रीकी यात्री था, वो आया था। तो इब्ने बतूता किसके समय में आया था, एमबीटी के समय में आया था। वर्नी ने एमबीटी, जो बर्नी था वो एमबीटी ने 5 परियोजनाएं शुरू की थी, ये बर्नी ने बताया था। तो उसके क्रम में कौन कौन से योजना किया था, 5 तो ये है, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का, टोकन करेंसी जिसको बोलते हैं, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन अभियान, कराची अभियान और दुआब में कर वृद्धि। ये 5 अभियान किया था, या 5 परिवर्तन, या 5 ये एमबीटी ने परियोजनाएं लाया था, और पांचों ये असफल रहे थे। ठीक है ना। तो इसमें अगर क्रम पूछ लिया जाता है कि पांचों के क्रम में बताओ कौन था, तो पहला राजधानी परिवर्तन किया था, देन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, उसके बाद खुरासन अभियान आया था, देन कराची अभियान आया था, उसके बाद फाइनली लास्ट में करके वृद्धि किया था। ठीक। एमबीटी ने ही देवगिरी का नाम, जो देवगिरी था उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, दौलताबाद कर दिया था, और इसी को राजधानी बनाया था। फिर 1335 में ये दिल्ली लेके आया था। तो देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला एमबीटी था। फिर 1335 में पुनः क्या, दिल्ली में अपनी राज, खुरासान का कहाँ था, तो मध्य एशिया में था। इसने विशाल सेना तैयार कर दिया था उसको जीतने के लिए, खुरासान। लेकिन एक वर्ष का वेतन भी पहले दे दिया था सेनाओं को। लेकिन खुरासान में जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, वो समान हो गई। तो ये खुरासान पे अब क्या कर लिया, मतलब खुरासान पे आक्रमण ही नहीं कर पाया, तो ये विफल रहा। तो ये मध्य एशिया में था। कराची का देखें तो कराची का अभियान भी असफल रहा था। कुल्लू और कांगड़ा, ये कुमाऊं पहाड़ी पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये इस अभियान से जन और धन की हानि हुई थी कराची के अभियान में। जो दुआब में कर की वृद्धि किया था वो समय बहुत खराब था। क्यों, क्योंकि उस समय अकाल से ग्रसित थे वो क्षेत्र के, दुआब के क्षेत्र के लोग। और पहली बार किसानों ने क्या कर दिया था, ये कर, दुआब में कर बढ़ा दिया तो खेती बंद कर दिए थे। तो ये भी असफल था, या दूरदर्शिता का अभाव था। जब अकाल पड़ रहा है तब आप क्या कर रहे हो, राजस्व बढ़ा रहे हो। क्यों, क्योंकि जनधन की हानि हुई थी, उसको
आप पूर्ति करना चाह रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि अकाल है, तो अकाल के समय में कैसे राजस्व दे सकते हैं ज्यादा किसान। तो उस समय किसान क्या कर दिए थे, खेती बंद कर दिए थे। एमबीटी के ऊपर इंपॉर्टेंट तथ्य देखें तो कृषि के विकास में के लिए इसने दीवाने कोही विभाग की स्थापना किया, और इसका प्रधान कौन होता था, अमीर कोही। तो ये दीवाने कोही किससे रिलेटेड है, कृषि से। दिल्ली में प्लेग या ब्लैक डेथ के कारण स्वर्गद्वारी कन्नौज के निकट जाकर रहा था। तो पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था जो प्लेग के कारण कन्नौज में आके रहा था या स्वर्गद्वारी में जाकर रहा था, तो वो एमबीटी था। समकालीन सफरनामा पुस्तक, सफरनामा या रेहला पुस्तक किसने लिखा था, तो इब्ने बतूता ने लिखा था। कहाँ का यात्री था, मोरक्को का ये यात्री था। फिर है पहला सुल्तान जिसने होली त्योहार मनाया, तो वो कौन था, एमबीटी था। जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण किसने दिया था, तो जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण एमबीटी ने दिया था। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो एमबीटी के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया तथा अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता की तैयारी करवाई। तो ये कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कृषि भूमि के आकलन भी कराया, रजिस्टर तैयार करवाया और अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता का निर्माण करवाया था, एमबीटी था। ये ध्यान रखना। फिर पूछा जाता सर्वाधिक विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो एमबीटी के समय हुआ था। सिंध विद्रोह 1351 के समय इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, उन्होंने बोला था सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो पूछा जाता है कि किसके बारे में बोला गया था, तो ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया था। किसने बोला था, तो बदायूनी ने बोला था। अब एमबीटी के बाद एफएसटी आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी का ये चचेरा भाई था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। और इसने ब्राह्मणों पे भी क्या किया था, जजिया कर लगाया था। जजिया कर का एक डिटेल देखते हैं कि कौन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया का स्टार्ट किया था। एफएसटी ने क्या ब्राह्मणों पे लगाया था, अकबर समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब ने क्या किया था, इसे पुनः लगाया था। फरुखसियार ने समाप्त कर दिया था। समाप्त करने के बाद फिर लगाया उसने, और मोहम्मद शाह ने फाइनली जाके जजिया को बंद किया। तो ये जजिया कर की पूरा यात्रा है, कहां से, मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद शाह तक का, ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट देखो, इसने अनेक मंदिरों को तोड़ा था, मंदिरों को क्या किया था, तोड़ा था, और मरम्मत पे पाबंदी भी लगाया था। खराज लगान, ये खराज क्या था, लगान था। खुम्स क्या था, लूट की माल था। जजिया गैर मुसलमानों पे लगता था। जकात क्या था, मुसलमानों पे लगता था, कर है ये। तो ये सिर्फ 4 कर लगाता था, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। तो ये खराज क्या था, लगान था, ये ध्यान रखना। खुम्स क्या था, लूट का माल को बोला जाता है, लूट के माल के ऊपर जो कर लगाया जाता था। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों पे जो कर लगता था। और जकात क्या था, मुसलमानों पे जो कर लगता था। तो ये ध्यान रखना कि इन 4 को छोड़ के जो 22 कर लगभग थे उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो एफएसटी ने 22 कर समाप्त करके सिर्फ 4 ही कर लगाया। सिर्फ सिंचाई पे कर किसानों पे किसने लगाया था, तो एफएसटी ने लगाया था, ठीक है। सल्तनत काल का अकबर किसको बोला जाता है, एफएसटी को बोला जाता है। और किसने बोला था, तो हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इसको बोला था, एफएसटी को बोला था। सल्तनत फिरोज शाह तुगलक को बोला था सल्तनत काल का अकबर। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण ये जाना जाता है। अब एफएसटी ने कौन कौन से नगर स्थापित किया था, ये पूछ लिया जाता है। हिसार, ठीक है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एफएसटी ने बनाया था। फिरोज शाह कोटला, ठीक है, ये एफएसटी ने बनाया था जौना खां के यादगार में। और जौना खां का दूसरा नाम क्या है, एमबीटी, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में नगरों की स्थापना किया था। तो ये ध्यान रखना, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोज शाह कोटला निर्माण किसने कराया था, एफएसटी ने कराया था। देखो, कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत और 5वीं का निर्माण, 5वीं ये पूछ लिया गया था बीपीएससी में। तो 5वीं का निर्माण किसने कराया था, एफएसटी। तो 4थी मंजिल का देखो क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट किया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा किया, ठीक है। 4थी मंजिल का मरम्मत किसने कराया था, एफएसटी ने कराया था। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, एफएसटी ने। मेरठ और टुकड़ा का अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। मेरठ में और टुकड़ा का अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो दीवाने बंदगान क्या होता था, दासों के लिए ये विभाग होता था। दीवाने खैरात, ये सब एफएसटी के समय के थे। तो दासों के लिए कौन सा विभाग था, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात क्या था, ये महिलाओं और बच्चों को आर्थिक सहायता देता था, ठीक है। दारुल सफा क्या था, खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग और रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने कराया था, तो एफएसटी। तो ध्यान रखना कि मैरिज ब्यूरो और लोक निर्माण विभाग और रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई थी, जो पुरी में है वो, या कहें कि तोड़ा था। 2 नए सिक्के चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने, एक
आधा बोला जाता है, दूसरा बीक बोला जाता है। आधा किसका होता था? जितल का आधा होता है। और बीक क्या होता था? जितल का 1/4 होता है। ससगानी 6 जितल का सिक्का होता था। तो ये ध्यान रखना, सिक्के आधा बीक और ससगानी एफएसटी के समय में, ठीक है। 5 नहरों का निर्माण कराया था, जिनमें अलुग खनी नहर एवं रजाबाह नहर, रजबाह नहर क्या प्रमुख थे? तो अलुग खनी नहर और रजबाह नहर प्रमुख थे। तो इसने 5 नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। अब आ जाते हैं फिरोज शाह के बाद और भी बनते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद शाह अंतिम था तुगलक वंश का शासक। महमूद शाह, उसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तो महमूद शाह के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया, ठीक है। और तैमूर लंग के बारे में देखें तो उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था और तुर्क मुसलमान था, कट्टर था। और 1380 से लेकर 1387 के बीच में अभियान किया। भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या था? मूर्ति पूजकों को और मूर्ति पूजा को विध्वंस करना और इस्लाम का प्रचार करना, ये तैमूर का उद्देश्य था। भारत की संपत्ति को लूटना, लूटपाट और विश्व को अपनी शक्ति से रोकना। अब देखो तैमूर का आक्रमण की बात 1398 में किया था। तैमूर ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। और इसी के शासनकाल में खिज्र खान का नाम का एक व्यक्ति था, उसने तैमूर की क्या की थी? सहायता की थी, ठीक है। और उत्तर पश्चिम, पहले उत्तर पश्चिम आया, देन पंजाब आया, हरियाणा आया, फिर दिल्ली कत्लेआम किया। तो इसके आने का यही रास्ता था कि पहले उत्तर पश्चिम आया, पंजाब आया, हरियाणा आया, दिल्ली कत्लेआम किया। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।